आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी कोरोना विस्फोट रैली पर रोक कब। न्यूज 24 लगातार पिछले 15 दिनों से यही सवाल उठा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चुनाव की रणभेरी कभी भी बज सकती है। और इस बीच खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आयोग की आज एक बैठक है। इस बीच फौरी तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां रद्द कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 जनवरी की लखनऊ रैली रद्द कर दी गई है। साथ ही सीएम योगी की आज की नोएडा की जो रैली थी वो भी रद्द कर दी गई है। कोरोना के चलते समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। आज अखिलेश की गोंडा बस्ती अयोध्या में होने वाली रैली भी नहीं होगी और उधर कांग्रेस ने भी फिलहाल रैलियां नहीं करने का फैसला लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि चुनाव आयोग रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाता है, यह बड़ा सवाल है। रैली रद्द पर प्रचार बंद कब होगा। न्यूज 24 लगातार यह सवाल उठा रहा है, नेताओं से पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी पहल करेगी। लेकिन न्यूज 24 की लगातार कोशिश के बाद, लगातार सवाल उठाने के बाद अब थोड़ा सा असर हुआ है, फर्क पड़ा है। फौरी तौर पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने जो रोड शो थे, रैलियां थी, उन पर ब्रेक लगाया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या यह परमानेंट होगा, आगे भी कोई रैली होगी या नहीं होगी। इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा से मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही खास मेहमान यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोक्स पर्सन कांग्रेस विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी लीडर कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और साथ में राजीव, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, 1 लाख तक पहुंच गए हैं मामले और पिछले 15 दिन से जब 5000 केस थे तब से हम ये सवाल उठाते आ रहे हैं कि कब आखिर इस भीड़ पर रोक लगेगी, कब रैलियों पर रोक लगेगी, कब ये नेता समझेंगे। थोड़ा समझ में आने लगा है नेताओं को और फौरी तौर पर रैलियों पर ब्रेक लगा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये परमानेंट ब्रेक लगेगा। देखिए विपनेश, जो लोग भी न्यूज 24 देखते हैं या सुबह 10 बजे का कार्यक्रम देख रहे हैं, ये पूरे न्यूज 24 को देख रहे हैं। जब से हम ओमिक्रॉन का पहला दूसरा मामला या कोरोना की तीसरी लहर की थोड़ी सी आहट आनी शुरू हुई थी, तभी से न्यूज 24 देश वालों को और सबसे अपील भी कर रहा है, आगाह भी कर रहा है। हम डरा नहीं रहे, हम चेता रहे हैं, हम चेतावनी देते रहते हैं। और हमने लगातार ये बात कही कि राजनीतिक दलों को ये पहल करनी चाहिए। अच्छी बात है कि हम लगातार कहते रहे, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। जो बात आप कह रही हैं 1 लाख केस, 90,000 से कुछ ज़्यादा केस आए, बात ये नहीं है। बात ये है कि पिछले 10 दिनों में 18 गुना से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए। बात यह है कि अगर इसी दर से ये मामला चलता गया तो 15 जनवरी के बाद हम कहाँ होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे जो इस बार कोरोना का इन्फेक्शन है, अभी तक की खबरों के मुताबिक, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं और अभी तक उस तरह की भयावहता सामने दिखाई नहीं दे रही है जैसी दूसरी लहर में थी। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि WHO ने अब से कुछ ही घंटे पहले कहा है कि अगर आप ओमिक्रॉन को या तीसरी लहर को भारत ने गंभीरता से नहीं लिया तो इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। जहां तक आज बात हम कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लखनऊ की रैली स्थगित हुई है, बड़ी बात है। क्योंकि जैसा मैं जानता हूं, चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया था कि इस रैली को, लखनऊ की रैली को सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा और विधानसभा क्षेत्र वाइज इसमें जिम्मेदारियां भीड़ जुटाने की संगठन के लोगों को दी गई थी। ये आखिरी रैली थी चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले। प्रधानमंत्री की 9 तारीख की रैली के बाद ही उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनावों की तिथियों की घोषणा होती, लेकिन ये रैली रद्द कर दी गई है या स्थगित कर दी गई है। अखिलेश यादव ने भी अभी अपनी यात्राएं स्थगित की है, कांग्रेस पार्टी ने भी की है, अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी
आज भी नेताओं के कार्यक्रम हैं, कुछ दूसरे नेताओं की रैलियां हैं। अभी पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अब सवाल यह है कि हम राजनीतिक दलों से तो अपील करते रहे, लेकिन अब हमारा सवाल सीधे सीधे चुनाव आयोग से है कि अब चुनाव आयोग को बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो आज वो बैठक कर रहे हैं, अब उन्हें कड़े दिशा निर्देश पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों पर, नेताओं पर देने चाहिए। सरकारें आम जनता के लिए तो बहुत निर्देश, अभी डीएम ने कहा है कि रोजाना 1000 से केस ज्यादा नोएडा में है, अब कड़े नियम नोएडा में लागू किए जाएंगे। लोगों के लिए आप कड़े नियम लागू करते हैं, नेताओं के लिए कड़े नियम लागू करने में आयोग इतनी देरी क्यों कर रहा है? अब आयोग को तुरंत बैठक करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो बैठक है तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सारे लोग इस पर एक दिशा निर्देश जारी करेंगे और निश्चित तौर पर उनको स्ट्रिक्टर रूल्स जो है लागू करने चाहिए पॉलिटिकल रैलीज के लिए, क्योंकि आप देखिएगा एक बार फिर से अगर ये रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये थमेगा नहीं, जैसे बंगाल में थमा नहीं था, और ये चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के नाम पर रैलियों में लोगों को बुलाया जाता रहेगा और संक्रमण की दर अगर फैली तो बहुत लोगों को अपने हाथ से जान धोना भी पड़ सकता है। बिल्कुल राजीव, आपने एकदम सही कहा कि नेताओं ने शुरुआत कर दी है, अब चुनाव आयोग की बारी है और इस मीटिंग पर लगातार हमारी पैनी नजर भी है कि क्या फैसला होता है। मैं आती हूं आपके पास अब चर्चा की शुरुआत करते हुए। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आ रही हूं। अच्छा लग रहा है, आज मैंने ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपसे पूछा था कि आखिर कब रोक लगेगी, और पहल हुई है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परमानेंट पहल हुई है? अब आगे रैली नहीं होगी इन हालातों को देखते हुए? 1 लाख तक आंकड़ा पहुंच चुका है। देखिए विपनेश जी, चुनाव लोकतंत्र में एक उत्सव की तरह होते हैं और उत्सव में जनता अपनी भागीदारी बहुत जोर शोर से करती है, लेकिन यह भी सच है कि जब किसी प्रकार का कोई संकट आसन्न होता है, कोई शोक होता है, तो हम अपने उत्सवों को सादगी के साथ मनाने के पहले से अभ्यस्त रहे हैं। अपने हमारे घरों में जब कोई विवाह होता है और अचानक कोई शोक तक का ऐसा कोई कारण बन जाता है, तो हमने सादगी से विवाह की रस्मों को भी निभाने का काम किया है। ऐसा हमारी परंपराओं में है, हमारी रीति रिवाजों में है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता की संवेदनाएं, जनता के दुख उसके लिए सबसे सर्वोपरि है। जान है तो जहान है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेगी। पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के चिंतन, मनन और मंथन चल रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए पार्टी अपनी रणनीति तय करने का काम करेगी। हम इलेक्शन कमीशन से भी अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के अपने कोई गाइडलाइंस जारी करे। तब तक राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार की गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, हम उन गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ता जो नियम जनता के लिए है, जो नियम किसी सामान्य संगठन के लिए है, वही नियम राजनीतिक दल के लिए होंगे, वही नियम नेताओं के लिए होंगे। हम नियमों से परे नहीं है, नियमों का पालन हमको भी कर रहा है और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका पालन किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन वर्चुअल तरीके से पहले से तैयार कर चुकी है। हमने वर्चुअल तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर की बैठकें पहले भी की है। पिछले कोरोना काल में हमने पूरे संगठन को सेवा ही संगठन मान करके सेवा काल के लिए जुटाया था, सेवा के लिए जुटाया था और वर्चुअल तरीके से हमने संबोधित करने का काम हमारे नेताओं ने किया था। जरूरत पड़ेगी तो हम वर्चुअल मोड पर जा सकते हैं, हमारी इसके लिए पूरी तैयारी है। लेकिन ये सारे निर्णय ऑल पार्टी मीटिंग के साथ होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के साथ होने चाहिए, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ होने चाहिए, चिकित्सकों के, वैज्ञानिकों के ओपिनियन के साथ होने चाहिए। अभी तक जो बात राजीव रंजन जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी तक जो केसेस भारत में आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं। अभी कोई बहुत सी डराने की जैसी बात नहीं है, अभी कोई बहुत घबराने जैसी बात नहीं है। हाँ, सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है। हमको बेपरवाह नहीं होना है, आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की आवश्यकता है और जहां कहीं भी केसेस की संख्या बढ़ती है जिन जिलों में, उन जिलों में हमको त्वरित गति से कोविड प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, उन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। बिल्कुल राकेश जी, राजीव जी ने जो कहा वो सही है, क्योंकि आगे ये संक्रमण ना फैले, हमें लोगों की जान बचानी है और इसीलिए इस भीड़ को इकट्ठा होने से हमें रोकना होगा। इन रैलियों पर, रोड शो पर जो विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं उन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, ब्रेक परमानेंट लगना बहुत जरूरी है। ये वक्त बहुत क्रूशियल है इस वक्त। कपिश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं राकेश जी, तो अब आप भी समझ रहे हैं, अच्छी बात है कि आपने भी अपने कार्यक्रमों पर ब्रेक लगा दिया है, रोक दिया है, लेकिन क्या चुनाव आयोग से अब ये कहेंगे कि हम आगे अब नहीं करेंगे इस तरीके की रैलियां, रोड शो, ताकि जनता की जान पर भारी ना पड़ जाए, संक्रमण को हमें रोकना है, ये कहेंगे चुनाव आयोग से? देखिए विपनेश, हम लोग पहले बहुत जिम्मेदारी पूर्वक
प्रोटोकॉल को देखते हुए अपनी रैली, हम तो एक ही विजय रथ चला रहे थे और कोई लोग 6 विजय रथ चला रहे थे, तो फर्क तो पड़ता है ना। एक हम तो पहले से कमतर थे और हम साथ में आपको पहले से निवेदन करते रहे हैं आपके चैनल पे इस तरह के कार्यक्रम में भी कि देखिए जो भी निर्देश सारी पार्टियों के लिए होंगे, चाहे वो सरकार के हों और चाहे वो हमारे चुनाव आयोग के हों, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल मानेंगे, जो तय होगा बिल्कुल मानेंगे। ये डिमांड तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए, उसमें एक बात तय हो जाए कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो हमको किस तरीके से जनता के बीच जाना चाहिए जिससे कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान हो सके और हम अपने चुनाव भी करा सके जो समय पे है। तो उसके लिए हम लोगों ने निवेदन ये जरूर किया था कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी और अमीर पार्टी है और हम लोग विश्व की सबसे छोटी और गरीब पार्टी है, तो हमारी वर्चुअल रैलीज में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं हो सकता है। तो सीमित संसाधनों के बीच जो हमारे हैं वही भारतीय जनता पार्टी को भी अवेलेबल होने चाहिए, और नहीं तो फिर चुनाव आयोग और देश को हम जैसी छोटी पार्टियों के लिए अलग प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और कुछ एलईडी जो ये अपनी लगाएंगे, क्योंकि इनके पास तो मुकाबला कोई पार्टी कर ही नहीं सकती है। सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएं तो उनके पास उतनी एलईडी नहीं होगी जितने हमारे भाई त्रिपाठी जी के पास है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि बराबर से एक चुनाव प्रचार हो सके, और वर्चुअल रैली अगर होती है तो इस बात का ध्यान चुनाव आयोग को भी देना चाहिए, हमारी सरकार को भी देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको कमजोर पार्टियों पर थोड़ा रहम भी कर देना चाहिए। मैं जवाब ले लेती हूं थोड़ी देर में। अनुमा जी आपके पास भी आ रही हैं क्योंकि चुनाव आयोग का जिक्र किया है, इस मीटिंग पर हमारी नजर है। तो इलेक्शन कमीशन दफ्तर से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमन, अभी मैं राजीव से बात ही कर रही थी, तो सवाल अब यही है कि अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग अब सख्ती दिखाए, कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं ताकि ये जो गैदरिंग है, ये भीड़ है, ये रैलियां हैं, ये रोकी जा सके। रमन, देखिए विपनेश, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निर्णय करने में देरी कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि राजनीतिक दल खुद फैसला कर रहे हैं कि वो रैलियां नहीं करेंगे और जो रैलियां शेड्यूल्ड हैं वो रद्द हो रही हैं। अभी जैसा कि राजीव ने बताया कि लखनऊ की रैली, प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो गई। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले फैसला किया था कि हम कोई बड़ी रैली नहीं करेंगे। बाकी अखिलेश यादव की तरफ से भी ये संदेश आया कि हम अब जो यात्रा चल रही थी उस यात्रा को कुछ दिनों के लिए विराम देंगे। जिस तरीके से कोरोना का लगातार संकट बढ़ रहा है, कल की बात आप देखिए कि बिहार कैबिनेट की बैठक से पहले जब सबका RT-PCR हुआ, उसमें 2 डिप्टी सीएम को कोरोना हो गया, 2 डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी कि बड़े से बड़े लोग को कुछ पता नहीं चलता है, कुछ सिम्टम नहीं उनको लगता है कि कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे में बड़ी तादाद में अगर रैलियों में लोग जा रहे हैं, जो आम आदमी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कोरोना होने के बाद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज देखिए कि चुनाव आयोग की जो आज अभी बैठक होने वाली है, उस बैठक में चुनाव आयोग फैसला करेगा, लेकिन फैसला करने में इतनी देरी चुनाव आयोग क्यों कर रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले राजनीतिक दलों को फैसला करना पड़ रहा है कि हम रैलियां नहीं करेंगे, क्योंकि जो संक्रमण बढ़ रहा है, जो लोगों को तकलीफ होगी, उस तकलीफ को ध्यान में रखते हुए खुद ही वो फैसला कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि चुनाव आयोग निर्देश देता कि कोई भी रैली नहीं होगी और जो भी रैली होगी वो वर्चुअल होगी। आप सही कह रहे हैं रमन, जो पिछली मीटिंग हुई थी उससे यही उम्मीद की जा रही थी, हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। खैर देखते हैं कि आज क्या सख्त कुछ फैसले लिए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से या नहीं, क्या गाइडलाइंस जारी होती हैं। अनुमा जी, ये इसलिए जरूरी है, अच्छी बात है, आपकी मैराथन से जो तस्वीर निकल कर आई थी, जो बच्चियां एक दूसरे पर गिर रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, वो बहुत चिंतित किया है उस सिचुएशन ने, और उसके बाद आपने ब्रेक भी लगाया है अपने कार्यक्रमों पर, ये अच्छी बात है। लेकिन ये आगे भी रुका रहे ताकि हम कोरोना विस्फोट होने से रोक सकें, लोगों की जान बचाई जा सके, ये अब जरूरी है। मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई कि जब एक पहल जो कांग्रेस पार्टी ने की, किसी भी बात से सबक लेके की, लेकिन की, उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी से हटा लिया जाए और ये कहा जाए कि सबने किया है। ये पहल जो कि कांग्रेस
पीपल फ्रेंडली है, हमेशा लोगों के बारे में सोचती है। एक घटना हुई, तुरंत ये निर्णय लिया गया कि अब इस तरह की रैली 15 दिन तक नहीं होगी। ये पहल कांग्रेस ने की और बाकी पार्टियों ने अब उसका धीरे धीरे अनुसरण शुरू किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कांग्रेस लोगों के बारे में सोच रही थी, तब जाके बहुत समय के बाद, 2 दिन पूरे निकलने के बाद बाकी पार्टियों ने इसके बारे में सोचा। अब रहा सवाल ओमिक्रॉन का, तो देश में सरकार को केवल चुनाव नहीं लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव नहीं लड़ना है, सरकार भी चलानी है। इस देश के लोगों को ओमिक्रॉन की प्रॉपर चिकित्सा उपलब्ध हो, उसके काम फिर से प्रोएक्टिवली नहीं शुरू हुए हैं। जैसे पहली लहर में हमें पीपीई किट चाहिए था, उसके लिए तरसना पड़ा। दूसरी में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हुए, लोगों की मौतें हुई। और तीसरी लहर में अब फाइजर की WHO से सर्टिफाइड जो मेडिसिन है, उसके लिए क्या प्रोएक्टिव प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में सरकार की तरफ से अभी कोई हमको सुनने में नहीं आया है। तो ये सारी चीजें भी एक तरफ करनी है, चुनाव लड़ना एक दूसरी बात होती है और लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। हाँ, अब बात आती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है, एक तो इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से प्रोएक्टिव नहीं रहा, वो हम सबको दिख रहा है, पार्टियों ने इनिशिएटिव लिया है। इलेक्शन कमीशन की आज बैठक हो रही है। दूसरी चीज, जैसा कि एक पहले वक्ता ने भी कहा, और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक मुद्दा होगा कि इलेक्शन कमीशन को देखना है कि सभी को बराबरी के अवसर मिले। ये नहीं कि जो पार्टी के पास सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड का पैसा आता है और जो उसको बताना भी नहीं चाहती कि कहां से आता है, सोर्स का पता नहीं चलता, वो पार्टी ही इस तरह के धन बल और सत्ता बल के और बाहुबल के प्रदर्शन में आगे निकल जाए, तो ये एक लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। ये काम इलेक्शन कमीशन को करना है और वो किस तरह से करेंगे कि जिस तरह का माहौल है उससे लगता नहीं कि कोई बात निकल के आएगी, कोई हाल निकल के आएगा। लेकिन अब चूंकि सबसे पहले ये जरूरी है कि लोगों की जान बचे, तो वर्चुअल रैलीज पर आ जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका निर्धारण करना चाहिए सबसे पहले, जैसा कि दूसरे देशों में भी हुआ है। आपने सुना होगा कि जब विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव हो रहे थे, तो ट्रंप एक तरफ बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, लेकिन बाइडेन ने छोटी वर्चुअल रैली भी की थी और छोटी छोटी रैली की थी। ब्राजील में 20 कैंडिडेट जो थे वो कोविड के बलि चढ़ गए, उसके बाद उनको समझ में आई और सिंगापुर ने वर्चुअल रैली की। तो हम वर्चुअल रैली पर जा सकते हैं, लेकिन बराबरी के अवसर मिलना बहुत जरूरी है। ये सवाल राजीव दोनों ही पार्टियों की तरफ से उठाया गया है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रहे हैं। दोनों का भी ये डर है कि अगर वर्चुअली हमने शुरुआत की तो हम पीछे रह जाएंगे, धन बल और फैसिलिटी के हिसाब से बीजेपी आगे निकल जाएगी। ये डर इनको सता रहा है। देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 24 घंटे इसके कार्यकर्ता झंडा डंडा लेकर के चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा ये कहा जाता है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी, अगर इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आप रात में बोल दें कि सुबह चुनाव है तो आपको बूथ पर खड़े मिलेंगे, तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात है कि आज के दौर में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की संगठन साधन संसाधन के तौर पर है, वो दूसरी पार्टियां उसके आसपास कहीं नहीं टिकती, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात है कि वर्चुअल रैली जो होती है वो बहुत कुछ साधन संसाधन पर डिपेंड करती है। अब उस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को उस लेवल की टक्कर कौन सी पार्टी दे पाएगी वर्चुअली, कहाँ। और दूसरी बात, एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उनके पास चेहरा कौन है? उनके पास चेहरा है प्रियंका गांधी। उसके बाद 1 से 10 तक वही है, 11 में से किसी का नाम शुरू हो जाए, जिसको लोग गाजीपुर में जानते हैं उसको गाजियाबाद में नहीं जानते। और अगर आप समाजवादी पार्टी की, तो उसके रणनीतिकार, उसके चेहरे, उसके स्टार, उसके सुपरस्टार, उनके नेता, उनके सब कुछ अखिलेश यादव हैं। दूसरा कोई नाम आप पार्टी में बता नहीं सकती। नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कोई है ही नहीं, कोई गैलेक्सी है ही नहीं नेताओं की समाजवादी पार्टी में, एक अकेले अखिलेश यादव हैं। अगर आप बसपा देखें तो मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है,
मोदी हैं, योगी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, तमाम बड़े नेता हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आज ही देखिए नितिन गडकरी अयोध्या जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है अयोध्या जाकर के वो जो कार्यक्रम का हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे हैं। और अयोध्या के बारे में देखिए उनके जाते ही वो क्या सौगात देते हैं। उनकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, सड़कों के निर्माण की वजह से लोग उन्हें जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत बड़ा कुनबा है और बहुत बड़ी संसाधन वाली पार्टी है। तो ये सवाल उठेगा। तो इसीलिए चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसको भी माथापच्ची करनी है कि सबको बराबरी का मौका कैसे मिले। वर्चुअल रैली अगर हो, अब इसकी लिमिट क्या हो सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी तो चाहे तो 24 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर 24 घंटे लगातार उसके नेता रैली कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। क्योंकि एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, पीएम आएंगे, योगी आएंगे, तमाम लोग आते रहेंगे। इनके पास क्या है? प्रियंका गांधी 24 घंटे बोलते रहेंगी या अखिलेश यादव ही 24 घंटे। ये बड़ा दिलचस्प भी होगा। और कैसे होगा? मुझे लगता है विपनेश कि सिर्फ वर्चुअल रैली से तो ये चुनाव प्रचार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कुछ लिमिटेड लोगों की गैदरिंग के साथ ये निर्देश जारी करेगा कि आप जनसभाएं कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल को फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टोटली वर्चुअल रैली पर होंगे। हालांकि देश की जनता के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की प्रवक्ता जो दुनिया भर के उदाहरण दे रही थी, तो 100 पूरे कोरोना काल में, जहां तक मेरी जानकारी है, 124 देशों में, पूरे कोरोना काल में 124 देशों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव कराए गए हैं। 79 देशों में, 79 देशों में पब्लिक ओपिनियन या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर के चुनाव स्थगित किए गए हैं या रद्द किए गए। तो अभी भी चुनाव कराने वालों की संख्या ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि हर जगह संवैधानिक बाध्यताएं हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कराना, संवैधानिक बाध्यता न कराना ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे कराने की बजाय। ओके राजीव, मैं आती हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी, क्या जवाब है? दोनों पार्टियों के कुछ सवाल हैं वर्चुअल रैली को लेकर। वर्चुअल चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, सभी सुख सुविधाएं हैं, धनबल भी है, तो हम कहां टिकते हैं फिर आगे? तो बैलेंस होना चाहिए, कुछ ऐसा फैसला होना चाहिए जो सभी पार्टियों के लिए बराबर हो। देखिए विपनेश जी, ये तो हताशा के स्वर है। सारी दुनिया देख रही है इस समय कि किन के नजदीकी लोगों के घर पर छापे पड़ रहे हैं और दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से कैश निकल इतना धन इकट्ठा कर रखा है अपनी तिजोरियों में। और वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमीर पार्टी है। वो आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी जल थल नभ, कोई जगह नहीं बची है जहां भ्रष्टाचार घोटाले न करती हो। देश में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने का जिनके पास अनुभव हो, वो आज आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धनबल का प्रयोग करेगी। देखिए आज जब प्रत्यक्ष तौर पर रैलियां हो रही है ना, तभी विपनेश ये कहते हैं कि प्रशासन का उपयोग कर रहे हैं, डीएम का उपयोग कर रहे हैं, आरटीओ का उपयोग कर रहे हैं। ये आरोप लगाने की राजनीति बनी हुई है। अरे भाई, आपके अंदर कितना बल है, कितना दम है, क्योंकि आपकी जो रणनीति है वो वर्चुअल रैली की तरफ ले जाने वाली है। उसके आधार पर बात करिए। आप अपने हकीकत जानते हैं कि आपकी रैली में लोग नहीं आ रहे हैं। आपको पीडब्ल्यूडी का 40 लाख रुपए लगाना पड़ रहा है, आपको आरटीओ में बस लानी पड़ रही है, आपको शिक्षक और आंगनबाड़ी और राज्य कर्मचारियों कार्यकर्ता बेस पे सबसे बड़ा एक संगठन है। और इस संगठन के सामने आज आप प्रश्न हो चुके हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आप प्रश्न हो चुके हैं, हमारी नीतियों के सामने आप प्रश्न हो चुके हैं, हमारे नेताओं के सामने आप प्रश्न हो चुके हैं। आपके पास नेता है, नहीं दे रहा है, दोनों नेता एक साथ बोलेंगे तो ऐसे सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुकिए कपिल जी, लेट हिम स्पीक प्लीज। एक मिनट कपिल जी, रुकिए। इतना बड़ा कहां से हम लोग लेकर के आएंगे? आपने देश करके देश के सारे पैसे को अपने में हड़प लिया है, तो आप सारी बातें कर रहे हैं। ये कपिल जी सुनिए भाई, आप बीच में बोलना शुरू करिए। ये तरीका चाहिए सवाल आप कपिल जी 1 मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिए पहले फिर जवाब दीजिएगा सर। 1 मिनट, एक मिनट रुक जाइए कपिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो 1 मिनट पहले सुन लीजिए फिर अब जवाब दीजिए बारी बारी से। कौन बताएगा? ठीक है। देखिए कपिल जी बीच में बौखलाने लगे, अचानक बौखला। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं देख पा रहा हूं समाजवादी पार्टी का 5 स्टार बस दिखाई पड़ रहा है, जिसमें लिफ्ट से निकल करके अखिलेश जी बाहर आते हैं।
इसी से अंतर महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्र में अपने 6 रथ निकाले। सामान्य तौर पर गांव गरीब के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई जाती है, गलियों में पगडंडियों पर गांव के सड़कों पर जो रथ जा सके, हम वैसा रथ लेकर के निकले। लेकिन इनका 5 स्टार रथ, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। अरे क्यों झूठ बोलते हैं? आप सच्चाई यही है कि आप विश्व की सबसे अमीर पार्टी हो, 7 सितारा कार्यालय बनाते हो जिसमें गोल्ड ग्राउंड जरूरत पड़ी है, तब आप आपको लगता है ये नोट नहीं रहेंगे ये ठीक नहीं है। राकेश जी, कपिश जी, देखिए आप दोनों समझदार नेता हैं, एक साथ बोलेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट, एक एक करके बात कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। अनुमा जी आप बोलिए, आप उंगली उठा रही हैं, क्या कहना है आपका? मुझे ये कहना है कि मुझे ताज्जुब आजकल नहीं होता कि चैनल में भी आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो एक पार्टी के पैरोकारी करते हैं, भूल जाते हैं। देखिए मैं कोई आरोप नहीं है, मैं इस पर रोकूंगी आपको, ये आप गलत बोल रही हैं। सुनिए विपनेश, एकदम गलत बोल रही हैं। नहीं, मैं रोक रही हूँ। उन्होंने पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा निकाल के रखा, ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। भूल जाते हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और यहाँ पे कांग्रेस का जो तंत्र है वो एक एक गांव तक फैला हुआ है। तो इस तरह की बात करना, एक तरफा बात करने को क्या कहेंगी आप? और दूसरी चीज, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकारी तंत्र का भयंकर रूप से प्रयोग करती है। भयंकर रूप से इसलिए कह रही हूँ कि हर समय ये चुनाव के मोड में रहते हैं। आपको मैं एक घटना बताती हूँ। नवंबर के महीने में तुम्हें नहीं बोला था सभ्यता नहीं चाहिए, आप असभ्य ना बने। राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी 1 मिनट बोलने दीजिए। असभ्यता ना करें, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। मैं ये बता रही हूँ कि भोपाल में अपनी असभ्यताएं मत दिखाइए मुझे, आप असभ्य हैं, ये मैं क्या साबित? ठीक है राकेश जी, एक एक करके बात करेंगे। 1 मिनट सर, आप साबित मत करें कि आप इस तरह से असभ्य हैं। मैं ये कह रही हूँ विपनेश, भोपाल में बात करेंगे, असभ्यता ना करें विपनेश। ठीक है राकेश जी, 1 मिनट, 1 मिनट, जब आपकी बारी आएगी तो सर बोलिएगा। भोपाल में एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, पूरे के पूरे 4, 5, 6, 8, 10 जिले के लोगों को भर के लाया गया था और लोगों का इंतजाम पूरे सरकारी तंत्र ने किया था। तो सरकारी तंत्र को इस तरह से इस्तेमाल करती है ये पार्टी। और दूसरी चीज, ऐसे समय में जो इलेक्शन कमीशन है वो नख दंत विहीन हो जाता है, एक बार उंगली तक नहीं उठा पाता। तो जहां एक तरफ इनके पास पैसे बहुत ज्यादा है और भ्रष्टाचार, जिस दिन इनकी पोल खुलेगी उस दिन पता चलेगा कि 1 मिनट, अब आप दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। अनुमा जी मैं आती हूँ, एक एक करके जवाब लेती हूँ। राकेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, देखिए विपनेश, मैंने पहले ही कहा, वर्चुअल रैली की बात जब हुई तो मैंने कहा कि ये आरोप लगेंगे कि साधन और संसाधन वाली सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है देश नहीं। अनुमा जी को आपकी बात बुरी लगी है राजीव, वो सवाल उठाने लगी है। उसको कोई पार्टी टक्कर नहीं दे सकती। बयानबाजी अच्छी नहीं लगती। मेरा ये कहना है कि आप पत्रकार हैं, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से बोलिए, दोनों तरफ से बोलिए। एक की पैरवी करते जाएंगे तो फिर राकेश 1 मिनट रुक जाइए। आपका पूरा का पूरा, देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे निष्कर्ष निकालें। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, अब धैर्य रखिए मैडम, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब मैं नहीं, मुझमें बहुत धैर्य है, मैं पूरा का पूरा इनको वापस कह दूंगी जो इन्होंने। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको जो कहना हो बोलने दीजिए उनको। अरे आप सुन लीजिए, आप नाराज बिल्कुल ना होइए, आप सुन लीजिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब बात वर्चुअल रैली की आएगी तो वर्चुअल रैली की जब बात आएगी तब विपक्षी दल ये आरोप लगाएंगे और ये बातें कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, से कहने में तो कोई गुरेज नहीं है। उनके पास साधन संसाधन है, सब जगह उनकी सरकारें हैं, उनके पास नेताओं की इतनी बड़ी फौज है, वो सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी एक राज्य तक महदूद पार्टी है, बीएसपी नेशनल पार्टी का कैरेक्टर उसका था वो भी खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है वो सब कुछ प्रियंका गांधी की वजह से हुआ है। प्रियंका गांधी ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में आज अगर आपको गांव में भी और सड़क पे भी कहीं भी लोग मिल जाते हैं तो
ड्यू टू प्रियंका गांधी, न कि कांग्रेस पार्टी के संगठन की वजह से होते हैं। ऐसी स्थिति में जब वर्चुअल रैली की बात होगी, जब चुनाव, इतने बड़े चुनाव में वर्चुअल रैली की जाने की बात होगी, तो विपक्षी दलों का यह आरोप लगेगा कि आरोप लगाएंगे और वो चुनाव आयोग के सामने ये बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपने साधन संसाधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती है। मैंने ये कहा। नहीं, एक मिनट अनुमा जी, वो कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है पार्टी के। राजीव, माहौल क्या करते हैं आप, उनका प्रोग्राम देखती होंगी, जमीनी हकीकत जानते हैं, उसका जवाब राकेश जी देंगे आपको। पहले उनको बोलने दीजिए। राजीव, बोलने दिया, मैंने यही पूछ रही हूँ। 1 मिनट मैडम, रुक जाइए 1 मिनट, उसका जवाब राकेश जी देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। राजीव, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ मेरा कहना यह कि अगर चुनाव आयोग ने इन चुनाव को, वैसे तो मैंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने बड़े चुनाव को वर्चुअल रैली तक चुनाव आयोग सीमित करेगा या पॉलिटिकल पार्टीज तैयार होंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आरोप चुनाव आयोग के सामने दूसरी पार्टियां लगाएंगी कि अगर इस तरह से कार्यक्रम हुआ, डिजिटल मोड पर हुआ, वर्चुअली हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अपने साधन संसाधनों की वजह से कहीं उसको ज्यादा वरीयता न मिले, तरजीह न मिले, इसका खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। ये सवाल विपक्षी दल उठाएंगे और चुनाव आयोग के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सबको बराबर प्लेटफॉर्म देने का कौन सा रास्ता निकाला जाए। बिल्कुल। कपिश जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं राकेश त्रिपाठी जी से जवाब लेती हूँ। कपिश जी, रमन आ रही हूँ आपके पास। राजीव रंजन जी जो बात कह रहे हैं, ये आरोप नहीं है राजीव रंजन जी, ये हकीकत है कि हम कहीं गरीब पार्टी, इनकी एलईडी टीवी, इनके आईटी सेल का मुकाबला नहीं कर सकते। 800 करोड़ रुपए का बजट हमारे पास नहीं है जो प्रतिवर्ष ये देते हैं अपने यहाँ। नहीं, इसमें हंसने वाली मित्र बात नहीं है। आप तथ्यात्मक हमको काट लेना, आप भी अधिवक्ता हो, मैं भी अधिवक्ता हूँ, कम से कम सुनिए हमारी बात सुनिए। बस पीड़ा अपने छोटे भाइयों की सुननी चाहिए। मैं राजीव रंजन जी की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इनके पास तमाम बड़े चेहरे हैं जो अलग अलग रैलियां करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, लेकिन राजीव रंजन भाई, पश्चिम बंगाल में भी सिर्फ एक चेहरे ने इनके सारे चेहरों को मात दे दी थी, और बिहार में भी आपने देखा था कि मात हो गई थी, रात की कहानी बदल गई 50 सीटों की। और आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखेंगे एक ही चेहरा पूरा मात दे जाएगा और आपके सामने होगा, क्योंकि वो इतना सशक्त चेहरा होगा कि इनके चेहरे पे सबसे पे भारी पड़ जाएगा। पंचायत चुनाव में आपने जो डायरेक्ट चुनाव थे उसके अंदर भी देखा होगा, और काशी परिक्षेत्र में 2 एमएलसी की सीटें हमने जीत करके उसका आह्वान भी करा दिया था। शायद इनको एहसास हो गया होगा, तभी सारी मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर और गृह मिनिस्टर सब कुछ लग गए हैं। रोड से लेकर के नाली तक के मिनिस्टर यहीं आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, हम तो पांडव हैं, हम कौरवों से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि कुछ नियम का पालन होना चाहिए, सूर्यास्त और सूर्योदय का पालन होना चाहिए, और कम से कम एलईडी टीवी से लेकर के पेपरों के अंदर और टीवी के अंदर जो इनको मकाम मिले वो हमें भी हासिल होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, मैंने सुन लिया। राकेश जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद मेरे सहयोगी रमन कुमार वहां पर मौजूद। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ओके सर, बोलिए। कैडर से कहीं मजबूत कैडर समाजवादी पार्टी का है, जो अपने पास से अपने घर से रोटी और पराठा और गुड़ लेकर के जाता है और सुबह सुबह अपने बूथों पे लग जाता है। हमारी डबल कमेटियां हैं, आप जब चाहे 12-1 बजे रात में आजमा लेना। ओके, ऑलराइट। कह रहे हैं कि नहीं, हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, हम साइकिल और मैं इकट्ठा जवाब लूंगी राकेश जी से। कपिश जी धैर्य रखिए। रमन, आपने सुना नेताओं को, गेस्ट को, वो कह रहे हैं कि फैसला ऐसा हो कि सभी के लिए बराबर हो। दूसरा ये कि आखिर क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की देरी से फैसले की? रमन, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन राकेश जी अब जवाब दीजिए आप। देखिए विपनेश जी, जीप घोटाले से लेकर के जीजा जी घोटाले करने वाली पार्टी पहले ही जब इलेक्शन कमीशन को लक्ष्यहीन, दंतविहीन और तमाम सारी बातें कहने लगी है, तो मैं उम्मीद क्या कर सकता हूँ। पहले ईवीएम को ये बताते थे कि ईवीएम गड़बड़ है। ये सब हार की हताशा है, एक के बाद एक लगातार जब चुनाव हारते हैं ना, तो ऐसे ही बौखलाहट होती है, ऐसे ही हताशा होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है, हमारे पास नेतृत्व है। हम इसलिए जनता के बीच में आज है, जनता के दिलों की नजदीक है। आप तरह तरह के आरोप लगाते रहेंगे, आप बताएंगे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, लेकिन देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बताया था कि सीबीआई तोता है। देश जानता है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने
किस प्रकार से देश में अलग अलग समय में जब जब आपकी सरकारें रही आपने करके दिखाया है। राजनीति में सिद्धांत और आदर्श आपने कैसे तिलांजलि दे करके रख दिया है। 2014 के चुनाव हारने के बाद 2017 में किस प्रकार से गठबंधन की नई रणनीति के साथ आप दो युवा साथ मिला करके आए थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ। 2019 में बुआ बबुआ गठबंधन बना के यूपी में आए थे, परिणाम क्या हुआ। तरह तरह के प्रयोग करके देख चुके हैं। आज जब आपको चुनाव फिर हारते हुए दिख रहा है तो पहले से ही आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है। और मैं बहुत निवेदन के साथ कहूंगा, ये स्ट्रेटजी होती है कि जैसे ही बीजेपी का प्रवक्ता करेगा उसका जवाब करना शुरू करेगी, गलत बोलना शुरू करेगा, ये आपसी गठजोड़ के साथ आप सभ्यताएं जो दिखाते हैं, आपकी यही प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि सुबह का वक्त है, आप नेता प्लीज थोड़ा सा धैर्य रख के एक दूसरे को सुनिए। चिल्लाना ठीक नहीं है सुबह के वक्त, क्योंकि जनता बहुत ध्यान से इस वक्त सुन रही होती है आप सभी को। ऐसे ठीक नहीं है। आप सभी ने अपनी बात रख ली है, मुझे रमन के पास जाना होगा। रमन, मैंने ये सवाल पूछा, एक तो ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में देरी क्यों, दूसरा ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मैं सुन रही हूं, वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा फैसला हो कि सभी के लिए बराबर हो, नाइंसाफी ना हो किसी के लिए। रमन, देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग जब भी अंतिम फैसला करेगा तो हर एक राजनीतिक दलों को ध्यान में रखकर ही फैसला होगा। सिर्फ बीजेपी के हितों को सामने रखकर फैसला नहीं होगा। उसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बातों को समझते हुए, उनकी बातों को एकोमोडेट करते हुए किस तरीके से डिजिटल रैली हो, इस बात को इंश्योर करेगा। क्योंकि 8 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था और छठे फेज के बाद डिजिटल रैली या चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी कि उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी उस वक्त चुनाव आयोग की, कि काफ़ी देर से फैसला हुआ और कोरोना काल के दौरान ही पश्चिम बंगाल का चुनाव भी हुआ। ऐसे में फिर से एक बार आलोचना हो रही है कि राजनीतिक दल खुद फैसला करके रैलियों को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं तय की जा रही है। इसीलिए जो छोटी पार्टियां हैं, जिनके पास संसाधन कम हैं, उनका कहना वाजिब है कि चुनाव आयोग जब भी कोई फैसला करे उस फैसले में उनकी बातों को ध्यान में रखा जाए और उसके बाद ही अंतिम फैसला हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रमन। अनुमा जी, माफी चाहती हूँ, नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यही है कि न्यूज़ 24 की कोशिश के बाद, तमाम सवाल उठाने के बाद अब नेताओं पर असर पड़ा है और रैलियां, रोड शो, उन पर ब्रेक लगा है। अब दूसरी तरफ देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या करता है। क्या इन पर परमानेंट रोक लगेगी या फिर कुछ ऐसे नियम बनेंगे ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।